को और आगे समझते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग मतलब एक दूसरे के साथ साथ नहीं दे रहे थे एक दूसरे के पूर्जे का। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इसमें लेखक फिर कहते हैं कि बस तो सचमुच चल पड़ी, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, तो उस वक्त शायद ये बस जवान रही होगी और इसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ठीक है। और इस बस का हर हिस्सा कैसा था कि एक दूसरे के फेवर में था ही नहीं, एक दूसरे का असहयोग कर रहा था। पूरी बस जो थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब आगे लेखक बोलते हैं कि पूरी जो बस थी, जो बस की बॉडी का पार्ट था, वो एक दूसरे से सहयोग कर ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो सीट पर बैठे हैं तो सीट जो थी वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। ठीक है। उसके बाद जब 8-10 मील वो लोग और आगे गए तो उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो सीट पर बैठे हैं कि सीट उनके ऊपर बैठ गई है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। फिर बस अचानक से रुक जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया है। तो ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख दिया और नली के थ्रू वो इंजन में भेजने लगा पेट्रोल को। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी रख देती है। अब जो यात्री बैठे थे, लेखक और उनके फ्रेंड्स, ये सबको ऐसा लगा कि अब ऐसा लगता है कि जैसे जो हिस्सेदार साहब थे वो इंजन को निकाल के क्या करेंगे, अपने गोद में रख लेंगे और नली के थ्रू पेट्रोल पिलाएंगे नली को, मतलब उसके थ्रू, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को शीशी में दूध पिलाती ना, वैसे ही। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकती है। अब आगे बस की जो रफ्तार है, बस की जो स्पीड है वो अब 15-20 मील हो गई थी। तो किसी को भी उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं हो रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रेक भी फेल हो सकती है इस बस की, या फिर इसकी स्टीयरिंग भी टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इस बस से टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता का मतलब होता है डुबकी लगाना। अब जहाँ बस चल रही थी आजू बाजू का दृश्य तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है। पेड़ पौधे भी हरे भरे थे और उस पर पक्षी भी बैठे हुए थे। लेकिन लेखक जो थे वो कहते हैं कि मैं जो भी पेड़ आ रहा था मैं उनको अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि बस इस तरह से चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई जो हमारी बस है वो किसी भी पेड़ से टकरा ना जाए। तो एक पेड़ जब निकल जाता तो ऐसा शांति होती, लेकिन जब दूसरा पेड़ आता तो ऐसा लगता था कि अब इससे तो पक्का टकरा जाएगी। तो इस तरह से उनको डर लग रहा था। झील अगर उनको दिखती तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं बस इसमें डुबकी ना लगा ले, यानी कि उसमें गिर ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग। अब आगे बस अचानक से रुक जाती है। ड्राइवर ने बहुत सारी तरकीबें लगाई उसे चलाने की, पर वो नहीं चली। ठीक है। फिर कंपनी के हिस्सेदार कहते हैं कि बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है, पता नहीं ये तो संयोग की बात है कि बंद पड़ गई, बाकी तो बस एकदम फर्स्ट क्लास है। छीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। अब बस तो बंद हो गई, तो पेड़ के नीचे छाया में बस
ऐसा लग रहा था बस पे दया करने योग्य लग रही थी। जैसे कि जब कोई बूढ़ा थक जाता है तो पेड़ के नीचे बैठ जाता है ना, सेम टू सेम बस ऐसी ही लग रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। ग्लानि का मतलब होता है गिल्ट। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत का मतलब होता है डेथ और बियाबान का मतलब होता है जंगल। अंत्येष्टि का मतलब होता है जब किसी के मरने के बाद जो धार्मिक क्रिया की जाती है, संस्कार किया जाता है, उसे अंत्येष्टि कहते हैं। तो जैसे कि कोई बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाती है, वैसे ही ये बस भी लग रही थी और हम लोगों को एक गिल्ट सा फील हो रहा था कि बेचारी पर हम इतनी बूढ़ी बस है और हम इस पर लद कर आ रहे हैं। अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इस जंगल में हम इसको कहाँ दफन करेंगे या फिर कहाँ इसका क्रियाक्रम करेंगे।